जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर कर रहे हैं बिहार करेंट अफेयर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं बिहार एसपीडी करेंट अफेयर, उसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार का डेली करेंट अफेयर, इसको हम डेली कवर करेंगे। तो देखिए, बिहार में जो है विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हो गया है। तो ये चर्चा में क्यों रहा था? तो 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पास हो गया। और जब ये आरक्षण संशोधन बिल आ जाएगा तो SC ST और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का दायरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें जो प्रमुख बिंदु क्या है याद करने की चीज़ें, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम और बिहार आरक्षण अधिनियम संशोधन की क्या दे दी? मंजूरी दे दी। तो ये देखिए यहाँ पे दिया कि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह है। और बिहार में जो है अधिनियम और बिहार आरक्षण अधिनियम यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में भी इसको क्या दी है? मंजूरी दी है आरक्षण में। नेक्स्ट है, संशोधन अधिनियम के तहत दोनों मामलों में अनुसूचित जातियों को 20%, अनुसूचित जाति को कितना फीसदी आरक्षण मिला है? 20%, अनुसूचित जनजातियों को 2%, पिछड़ा वर्ग को 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25% सहित कुल 65% आरक्षण रहेगा। तो कितना फीसदी आरक्षण रहा? 65%। इसके अलावा केंद्रीय अधिनियम के तहत पहले से स्वीकृत EWS आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण मिलता रहेगा। और आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के लोगों को कितना आरक्षण मिलता रहेगा? 10% आरक्षण मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, 10 नवंबर को दोनों विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश किए जाएंगे। 10 नवंबर को दोनों विधेयक कहाँ पेश किए जाएंगे? बिहार विधान परिषद में पेश किए जाएंगे। और विधान परिषद में पास होने के बाद बिहार की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में 75% आरक्षण मिलेगा। और 10 नवंबर को दोनों विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश हो गया। तो उसके बाद कितना आरक्षण मिलेगा? नामांकन में कितना फीसदी आरक्षण मिलेगा? 75%। तो हमने देख लिया बिहार का, आज से हम कवर करेंगे बिहार का डेली करेंट अफेयर। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम बिहार एसपीडी करेंट अफेयर कवर कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा हमने बिहार एसपीडी करेंट अफेयर ख़त्म कर दिए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट डे करेंट अफेयर। जैसे आज हमने 11 नवंबर को डाला है, कल 12 नवंबर है। आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए। कल में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कल नहीं आएगा तो परसों यानी कि मंडे से तो डेली आएगा करेंट अफेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। हाँ, तो करंट अफेयर के बाद हम शुरू करेंगे अब डेली MCQ PCS के लिए, BPSC के लिए, BPCS के लिए, इन सब के लिए जितने भी PCS एग्जाम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निदेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है तो उस कंपनी पर 30.6% की दर से एक आयकर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं, ऑप्शन A है एंजल टैक्स, B है कॉर्पोरेट टैक्स, C है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और D है कैपिटल गेन टैक्स। तो इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग सोच के बताइएगा इनसे क्या आंसर होगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, A है 1938, B है 1944, C है 1950, D है 1953। तो बताइएगा कमेंट में इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ABCD करके आंसर दे दीजिएगा। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा क्वेश्चन का सही आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश को अवरोधक के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन A है प्रकाश का विवर्तन, B है प्रकाश का प्रकीर्णन, C है प्रकाश का अपवर्तन, D है प्रकाश का परावर्तन।
चलिए बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन किन कार्यों हेतु प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ए है प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, बी है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित तथा अभिग्रहण करने में, तीसरा है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, चौथा है शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। तो देखिए उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, इसमें नहीं खोजना है सही, केवल एक सही नहीं है, मतलब हम कह रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ केवल एक, बी है 1 2 3 सही नहीं है, सी है 3 4 सही नहीं है, डी है इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका जो होगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह विधि जिसके द्वारा दो ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है, जिसमें एक ठोस उदरपातित हो लेकिन दूसरा नहीं, क्या कहलाती है। उदरपातन, आसवन, वर्णलेखन, भाप आसवन। तो देखिए इसमें बताइएगा ऑप्शन में, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। वैसे हम सारा कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका सही हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है। बाष्पीकरण, क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक। तो इसका बताइएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भवभूति के मालती माघव नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र था। ए है कपालिक संप्रदाय, बी है शाक्त संप्रदाय, सी है वैष्णव धर्म, डी है वैदिक धर्म। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर। नेक्स्ट देखिए ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर के कठोर तपश्चर्या के दौरान भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उनकी मुलाकात किस दार्शनिक से हुई थी। महर्षि कपिल, पूरन कश्यप, संजय बेलटसपुत्र, मखलीपुत्र गोसाल। तो बताइएगा कमेंट में कौन होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है देखिए, मर्रे डार्लिंग की घाटी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया द्वीप। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले कौन हैं। लखनऊ एवं सोनभद्र, गाजियाबाद एवं श्रावस्ती, कानपुर एवं देवरिया, प्रयागराज एवं बहराइच। तो इसका भी क्वेश्चन हाँ, तो इस मशरूम की सब्जी बनने के साथ ही सारे क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए एनालिसिस में दिया है कि जब कोई सूचीबद्ध कंपनी किसी निदेशक को उसकी उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है तो उस कंपनी पर 30.6% की दर से एक आयकर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं एंजल टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजल टैक्स। एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एंजल टैक्स किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एंजल टैक्स एक आयकर है जो 30.6% की दर से लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है। उचित बाजार मूल्य परिसंपत्ति का वह मूल्य है जब क्रेता और विक्रेता की इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रारंभ में एंजल टैक्स केवल निवासी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर लागू था। वित्त अधिनियम 2023 ने विदेशी निवेशकों का भी इसमें शामिल करने के लिए इस प्रावधान का विस्तार किया है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक्सप्लेन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी, आंसर बी हो जाएगा इसका 1944 में। देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन दिया हुआ है ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे वर्ष 1944 में दुनिया भर में सुरक्षित, संरक्षित और कुशल हवाई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ICAO विमानन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को विकसित करता है, जिसमें हवाई नेविगेशन, संचार और हवाई अड्डे के संचालन के लिए नियम शामिल है। यह हवाई यातायात प्रबंधन, विमान सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक विमान मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी काम करता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए, करा कि प्रकाश के अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसका एक्सप्लेन हम देख लेते हैं, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए प्रकाश का विवर्तन देखते हैं। प्रकाश को अवरोधक के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, आयतित किरण आयतन बिंदु और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका हम एक्सप्लेन देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किन किन कार्यों हेतु प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ए है प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए केवल 1, बी 1, 2, 3, सी 3, 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर जो है कौन सही है कौन सही नहीं है, तो इसका डी मतलब कि कोई सही इसमें से कह रहा है, कौन सही नहीं है, सही नहीं करा है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो इसका आंसर देखते हैं इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वर्गीय मार्ग में चलाया जाता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल की इसकी तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। प्रकाश तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, तो इसका मतलब सब सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रकाश सिग्नलों को दूर संचार में, नेक्स्ट है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में। ये सब जो है प्रकाश तंतु द्वारा इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कह रहा है नहीं सही है, सब सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। देख लिए हम क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, वह विधि जिसके द्वारा ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस उधरपातित हो लेकिन दूसरा नहीं, क्या कहलाती है? उधरपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? उधरपातन। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है उधरपातन क्या होता है। तो देखिए उधरपातन क्या होता है, जिस विधि द्वारा 2 ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसमें एक ठोस उधरपातित हो लेकिन दूसरा नहीं होता हो, उधरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उधरपातन। इस विधि से कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आसवन विधि में 2 द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है एवं ऐसे मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, अर्थात यह द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने
इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण एवं द्वितीय भाग संघनन कहलाता है। इसका प्रथम भाग बाष्पीकरण एवं दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। देख लिए उदरपातन क्या होता है। तो जिस विधि द्वारा दो ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है, जिसमें एक ठोस उदरपातित होता है लेकिन दूसरा नहीं होता है, तो उसको उदरपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल द्वारा है कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को उदरपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बाष्पीकरण, क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक। तो वह नियत ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह कहलाता है द्रवनांक। इसका हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन क्या दिया। वह निश्चित ताप जिस पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं वह उस वस्तु का द्रव्यनांक कहलाता है। दाब के किसी दिए हुए नियत मान के लिए वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था में द्रव की अवस्था से बाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो वह नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखिए, भवभूति के मालती माघव नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान निम्नलिखित में किस धर्म संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, कपालिक संप्रदाय। एक्सप्लेन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेन है, शैव धर्म कई संप्रदाय हैं तथा पाशुपत, कापालिक, लिंगायत, कश्मीरी शैव संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा सुंदरी का पान करते हैं, जटाजूट रखते हैं, मांस का सेवन करते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नामुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माघव नाटक के अनुसार श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हम एक्सप्लेन इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर के कठोर तपश्चर्या के दौरान भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उसकी मुलाकात किस दार्शनिक से हुई थी? ए है महर्षि कपिल, बी है पूरन कश्यप, सी है संजय बेलटपुत्र, डी है मोखलीपुत्र गोसाल। तो किससे मुलाकात हुई थी? मोखलीपुत्र गोसाल से महावीर की मुलाकात हुई थी। कहाँ पे? तो ये आचरांग सूत्र में लिखा हुआ है कि भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उनको मोखलीपुत्र गोसाल से मुलाकात हुई थी। तो देखिए इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 का। कह रहा है कि जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार महावीर के कठोर तपश्चर्या द्वारा भ्रमण करते हुए नालंदा पहुंचने पर उनकी भेंट मोखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई थी। वह महावीर का शिष्य बन गया था, किंतु 6 वर्षों के बाद उनका साथ छोड़कर उसने आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे तप महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? ए है मरले डार्लिंग की घाटी, बी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, डी है तस्मानिया द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा मर्रे डार्लिंग की घाटी जो है ये प्रमुख कृषि क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। एक्सप्लेन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण की ओर मर्रे और डार्लिंग 2 महत्वपूर्ण नदियाँ मिलती है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेबरीना कहलाती है। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं जिसमें अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। इन्हें उत्सृत कूप कहते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। इस कूप का विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले। तो गाजियाबाद एवं श्रावस्ती जो है ये सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले हैं। इसका चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेन है, देखिए
कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीय आबादी एवं प्रतिशत वाले जिले गाजियाबाद एवं श्रावस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले क्रमशः घटते क्रम में है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं क्रमशः घटते क्रम में गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले इलाहाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाले जिले श्रावस्ती एवं गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर एवं महाराजगंज। तो हमने आज देख लिए 10 क्वेश्चन पीसीएस के लिए, जो किसी भी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो आशा करती हूँ इनसे आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।